हेलो एवरीवन, वेलकम टू द आवर यूट्यूब चैनल हाई बेस स्टडी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। हम आज डिस्कस करेंगे नंबर सिस्टम की संख्या प्रणाली पे। ये कंपटीशन का मैथ है, अर्थमेटिक्स में। हम फर्स्ट वीडियो आपको प्रोवाइड करा चुके हैं। फर्स्ट लेक्चर इज कंप्लीटेड, दिस इज द सेकेंड लेक्चर। फर्स्ट लेक्चर में हमने नंबर सिस्टम के बारे में बताया था, यही सब कुछ बताया जो है आपको राइट दिखाई दे रहा है। इसके बारे में हमने बताया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, किसे कहते हैं, वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर क्या होते हैं, वो नंबर्स जो संख्या रेखा पे रिप्रेजेंट कर सकें, जैसे उन्हें रियल नंबर कहते हैं। फिर हमने आपको इमेजिनरी नंबर के बारे में बताया। हमने आपको बताया था कि कोई भी संख्या इमेजिनरी नहीं होती है, उसका गुण उसे इमेजिनरी बना देता है। जैसे कि हमारा 2 है या 4 है, ये 4 वास्तविक है, -4 भी वास्तविक है, लेकिन अगर हम इसका वर्गमूल निकालें तो अब ये क्या हो जाता है, काल्पनिक हो जाती है। यानी कोई संख्या काल्पनिक नहीं होती, उसका गुण से काल्पनिक बना देता है। ये हमने आपको बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो हम आपको सजेस्ट करेंगे वो वीडियो देखें। हमने आपको बताया था कि हम जो मैथ स्टार्ट करने वाले हैं, अर्थमेटिक मैथ, हम वो जीरो से स्टार्ट करेंगे। जीरो का मतलब हम बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे और बेसिक से चलते चलते एकदम हाई क्वालिटी पे जाएंगे, धीमे धीमे पढ़ेंगे। एक वीडियो 35 से 40 मिनट की हमारी होगी। तो सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर वास्तविक संख्या जैसे संख्या रेखा पर रिप्रेजेंट कर सके, ये सब बताया था। रेशनल नंबर, फ्रैक्शनल नंबर, भिन्नात्मक संख्या। इंटीजर्स होते हैं 3 टाइप्स के, ऋणात्मक, धनात्मक और धनात्मक में इवन नंबर यानी इवन सम संख्या। आप जानते हैं क्या होती है, 2, 4, 6, 8। ये हमने बताया था जिनके अंत में जीरो भी हमारी एक सम संख्या है, जिनके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 लग जाते हैं, उन्हें हम सम संख्या कहते हैं। ऑड नंबर में बताया जिनके अंत में 1, 3, 5, 7, 9 लग जाते हैं, उन्हें हम विषम संख्या कहते हैं। ये हमारा टॉपिक क्लियर हुआ था। भिन्नात्मक संख्या मतलब जैसे हमने बताया 2/3, ये हमारी 5/8, ये हमारी कैसी संख्या है, ये भिन्नात्मक संख्याएं होती हैं, फ्रैक्शनल नंबर्स होती हैं। तो नंबर सिस्टम का ये डिवाइड कि आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं होल नंबर। होल नंबर किसे कहते हैं हम जरा बता दें, आपको बताया तुमने उस वीडियो में, हम आपको रिवाइंड करा रहे हैं। होल नंबर जो नंबर हमारे 0, 1, 2, 3, 4 जीरो से स्टार्ट होते हैं उसे होल नंबर कहते हैं। प्राकृतिक नेचुरल नंबर होल नंबर को W से रिप्रेजेंट करते हैं, नेचुरल नंबर को N से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल N से। नेचुरल नंबर ये वाले हैं यानी जो 1 से स्टार्ट होते हैं, जिन्हें हम काउंट में बेसिक डेली लाइफ में यूज करते हैं, वो नेचुरल नंबर्स होते हैं। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स का मतलब अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, वे संख्याएं जो केवल स्वयं से कटे या एक से कटे, यानी जिसके ओनली 2 फैक्टर्स। जैसे कि हमने 2 लिखा था, 2 1 से कट सकता है और 2 2 से कट सकता है, ओनली 2 फैक्टर। जैसे हमने 5 लिखा तो 1 से कट सकता है और 5 से कट सकता है, ओनली जिसके 2 फैक्टर्स हों उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। उसके बाद हमने बताया था कि कंपोजाइट नंबर यानी कंपोजिट नंबर किसे बोलते हैं, यानी भाज्य संख्या किसे कहते हैं, जो संख्या जिनके कम से कम 3 फैक्टर्स हो। जैसे कि हमारा लिखा 4, हमने लिखा 6, हमने लिखा 8, ये सब क्या है, भाज्य संख्या है। क्यों, 4 1 से कर सकता है, 4 2 से भी कर सकता है और 4 4 से, यानी कम से कम 3 फैक्टर्स होंगे जिसके 3 गुणनखंड होंगे, उसे हम कहते हैं भाज्य संख्या। उसके बाद आपको एक चीज हम और बता दें जो एग्जाम में मोस्टली पूछ सकते हैं कभी कभी, ये तो हमने बेसिक नॉलेज बताई थी आपको, उस वीडियो में बता चुके, बस हम यहाँ रिमाइंड करा रहे हैं। ट्विन प्राइम यानी प्राइम के वैसे तो बहुत टाइप्स होते हैं, आपके अकॉर्डिंग यहाँ 2 टाइप्स हम आपको बता रहे हैं, ट्विन प्राइम और को प्राइम। ट्विन प्राइम क्या होता है और को प्राइम क्या है। ट्विन प्राइम मतलब युग्म जोड़ा और को प्राइम मतलब सह आवाज, को प्राइम कॉमन फैक्टर। अब यहाँ देखना होगा कि ट्विन प्राइम किसे कहते हैं। जैसे हमने लिखा कि प्राइम नंबर हमारे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 ये होते हैं, मतलब जिनके एक गुणनखंड हो, 1 से 2 2 से कट सकता है, 1 से 3 3 से। तो ऐसे युग्म जिनमें डिफरेंस, युग्म मतलब जोड़ा जिसमें डिफरेंस कितने का हो, 2 का डिफरेंस हो। कितने का डिफरेंस हो यानी अंतर उनके अंकों का अंतर, उनकी संख्याओं का अंतर 2 हो। अंतर यानी डिफरेंस 2, उन्हें हम बोलते हैं ट्विन प्राइम। क्या बोलते हैं, ट्विन प्राइम बोलते हैं, यानी युग्म अभाज्य संख्या। कहने का मतलब एक हमारे 3,5 इनका अंतर 2 है, ये हम ले सकते हैं 5,7 इनका अंतर 2 है। 11,13 ले सकते हैं हम, 7,11 नहीं ले सकते हैं, 11,13 ले सकते हैं, इनका अंतर 2 है। यानी ऐसी संख्याएं जिनका अंतर केवल 2 हो उन्हें हम बोलते हैं ट्विन प्राइम। क्या कहते हैं, ट्विन प्राइम के बारे में बता रहे हैं आपको। ट्विन प्राइम ये उस वीडियो में नहीं बताया था, अब हम आपको बता रहे हैं को प्राइम। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, यानी सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या के हम बारे में बात करते हैं।
अभी हम इंट्रोड्यूस ही कराएंगे। इस वीडियो के बाद आपको मिलेगा विभाज्यता का नियम, यानी डिविजिबिलिटी रूल आपको बताएंगे। बेसिक से लेके चल रहे हैं हम आपको। को प्राइम की हम बात कर रहे हैं। को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर आपको मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाया, आपको समझ में आ गया। जैसे कि हमने 15 लिखा, 15 के गुणनखंड क्या हो सकते हैं? 15 हमारा 1 से कट सकता है, 15 3 से कट सकता है, 15 5 से कट सकता है, और 15 15 से कट सकता है। यानी इसके जो गुणनखंड आ सकते हैं वो ये आ सकते हैं। एक हमने लिया मान लो 28, तो 28 1 से कट सकता है, 2 से कट सकता है, आपका 4 से कट सकता है, आपका 7 से कट सकता है, आपका 14 से और 28 से भी कट सकता है। अब इसके गुणनखंड ये आए और इसके गुणनखंड हमारे ये आ सकते हैं। आप देखो ध्यान से, 15 1 से कर सकता है, 3 से 5 से 15 से, 28 1 2 4 7 14 28। ऐसे नंबर्स, ऐसी संख्या है जिनमें एक के अलावा कोई कॉमन फैक्टर्स ना हो, कोई कॉमन गुणनखंड ना हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर। नहीं समझ में आया आपको? ऐसी संख्याएं, ऐसी संख्याएं जिनमें इनके एक के अलावा कोई कॉमन फैक्टर्स मतलब गुणनखंड ना हो, उसे हम कहते हैं को प्राइम नंबर। जैसे कि अब देखो यहाँ 3 5 15 है और यहाँ 2 4 7 14 28 है, यानी और कोई कॉमन फैक्टर्स नहीं है बिसाइड्स एक के अलावा, तो इसे हम क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर बोलते हैं। अब हम कुछ इसके आपको फैक्ट्स के बारे में ले चलते हैं। को प्राइम नंबर ने बताया, ट्विन प्राइम भी आपको समझ में आया, जिनमें 2 का डिफरेंस और ट्विन प्राइम, इसे को प्राइम मतलब से अभाज्य संख्या। अब हम आपको बताते हैं फैक्ट। फैक्ट्स हम लेके चल रहे हैं आपको। एक जो हमारा एक है, एक ना तो अभाज्य है, एक ना तो अभाज्य है और ना ही भाज्य, और ना ही भाज्य। यानी हमने क्या बताया, जो हमारी संख्या एक है, अंक हमारा एक है, ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है। अंक एक ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है। अब हम बात करते हैं दो की, अंक दो की बात करते हैं। दो जो है सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी जो है वो है 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी जो है 2 है। और 2 के बारे में और कुछ है, 2 को छोड़कर, 2 को छोड़कर सभी संख्याएं, 2 को छोड़कर सभी अभाज्य संख्याएं, सभी अभाज्य संख्याएं अभाज्य संख्याएं विषम होती हैं। 2 को छोड़कर सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती हैं। 2 को छोड़कर सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती हैं। अब आपको हम और बता दें फैक्ट, अगला फैक्ट बता दें, सभी विषम संख्याएं अभाज्य नहीं होती। सभी विषम संख्याएं अभाज्य नहीं होती। सभी विषम संख्याएं अभाज्य नहीं होती। पहला फैक्ट क्या था, हमने बताया आपको, एक ना तो अभाज्य ना ही भाज्य है। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। 2 को छोड़कर सभी अभाज्य संख्या, जैसे कि हम अभाज्य संख्या 2 लिखे 3 5 7 11 13, तो 2 को छोड़कर जो आने वाली सभी संख्याएं हैं वो हमारी कैसी हैं? विषम संख्याएं हैं। और 2 सबसे छोटी एक अभाज्य संख्या है। और एक आपको फैक्ट से बता दें कि केवल एक ही, मतलब कहने का जो 2 है वो समभाज्य संख्या है।
और इसके अलावा कोई भी सम संख्या अभाज्य नहीं है। 2 के अलावा कोई भी सम संख्या अभाज्य नहीं है। 2 सम अभाज्य संख्या है। 2 जो है वो सम अभाज्य संख्या, इसके अलावा कोई भी संख्या हमारी सम अभाज्य नहीं है। दो के अलावा कोई भी संख्या हमारी सम अभाज्य नहीं है। अब ये फैक्ट्स आप स्क्रीनशॉट दे सकते हैं। इसके बाद हम आपको कुछ एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहेंगे। क्वेश्चन हमारा है पाई 3.14 और 22/7 परिमेय है या अपरिमेय? परिमेय या अपरिमेय? परिमेय या अपरिमेय? पाई 3.14 और 22/7 परिमेय है या अपरिमेय? सबसे पहले तो हमने परिमेय के बारे में आपको बताया था, ऐसी संख्याएं जो p/q के फॉर्म में हो, जहां q डज नॉट इक्वल 0 और p जो हमारा है वो क्या हो, पूर्णांक हो। ऐसी संख्याएं जो p/q के फॉर्म में हो, भिन्न के फॉर्म में हो सकती हो, और q का मान 0 के बराबर ना हो, और p जो हमारा वो कैसा हो, पूर्णांक हो, उसे हम कहते हैं परिमेय संख्या। अच्छा ये देखिए आप, 22/7 भिन्न के फॉर्म है तो आप कहेंगे ये परिमेय संख्या है। 3.4 को हम लिख सकते हैं 314/100। इसे थोड़ा सिंपलेस्ट कर लीजिए तब भी आप कहेंगे ये भी भिन्न के फॉर्म है। क्या हमारा, यानी इसे हम परिमेय संख्या कह रहे हैं, इसे हम परिमेय संख्या बोल रहे हैं। लेकिन हम पाई को परिमेय संख्या क्यों नहीं कहते हैं? देख लीजिए आप, p/q यानी q का मान 0 के बराबर नहीं, पहली बात, और p पूर्णांक है। लेकिन जो पाई हमारा एक सिंबल है, अब पाई को हमने परिमेय संख्या क्यों नहीं बोला? क्योंकि पाई जो है, अगर हम कोण की बात करें, एंगल की बात करें, तो पाई का मान होता है 180 अंश। यानी जिसे हम कोण मापते हैं, रेडियन में जब नापते हैं कोण को, तो वहाँ पाई रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे 45 अंश को हम π/4 बोलते हैं, तो यानी पाई, और पाई का मान होता है 22/7। जब हम मेंसुरेशन में यूज करते हैं तो 22/7, और एंगल में यूज करते हैं तो 180 अंश होता है। तो यहाँ पाई का मान ही क्लियर नहीं है कि, इसलिए हम कह सकते हैं कि पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। पाई कैसी है? अपरिमेय संख्या है। वैसे पाई के तो मान ये, अगर पाई के मान की हम बात करें तो पाई के जो मान होते हैं ये और ये तो परिमेय है। लेकिन एक पाई का मान अब यहाँ क्लियर नहीं हो रहा कि पाई का मान क्या है, 180 अंश है या 22/7 है। जब पाई का मान ही क्लियर नहीं है तो हम कैसे बताएंगे पाई परिमेय संख्या या अपरिमेय? तो हम क्या बोलेंगे, पाई एक अपरिमेय संख्या। पहली बात यहाँ भी समझ लीजिए, जो हमारा p होता है वो पूर्णांक है, और पाई हमारा क्या, एक सिंबल यूज करते हैं, इसलिए पाई एक कैसी अपरिमेय संख्या है। उसके बाद एक क्वेश्चन हम और देख रहे हैं, 1/1, 0/1, 1/0 और 0/0 परिमेय है या अपरिमेय? परिमेय या अपरिमेय, ये देखना होगा। 1/1, 0/1, 1/0 और 0/0 परिमेय है या अपरिमेय, हमें ये देखना होगा। सबसे पहले परिमेय की बात की थी हमने कि p/q के फॉर्म में हो और q डज नॉट इक्वल 0 होना चाहिए, ये बात की थी। सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं, तो 1/1 हमारा इस फॉर्म में है, और जो हमारे इसको अगर हम सॉल्व करें तो क्या आएगा 1, तो हम इसे क्या बोलेंगे, ये हमारी जो है परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। चलिए इसके बाद हम 0/1 लेते हैं। अब समझिए, थोड़ा ध्यान से आपको समझना होगा 0/1 का मान क्या है। इसे हमने लिखा 10/2, हमारे पास 10 रुपए हैं और 2 लोगों में हमने बांटना है, तो कितने रुपए आएंगे? प्रत्येक के पास 5 रुपए मिलेंगे। हमारे पास 10 रुपए थे या किसी व्यक्ति के पास 10 रुपए हैं, उसे 2 लोगों में बांटना है, तो प्रत्येक को कितने रुपए देगा? 5 रुपए देगा। इसी प्रकार जैसे हमारे पास 1 रुपए था और 1 में ही बांटना था, तो कितना आया? 1 आया। अगर हमारे पास 5 रुपए हैं और 5 को 5 में ही बांटना, तो कितना आएगा? 1। यानी हम कह सकते हैं कि अगर पूर्णांक अंश और हर में समान है, विद
चिन्ह, चिन्ह के साथ, जैसे कि हम कहें कि -2/-2 है तो इसका मान भी 1 आएगा। अगर हम कहें 4/4 है तो इसका मान भी 1 आएगा। कहने का मतलब इसे हम 5/5 को 5 भागों में बांटो, सबको कितना रुपए मिलेगा? 1 मिलेगा। तो अब लेकिन हमारे पास 0 है और हमें बांटना किसमें? क्या एक लोग हमारे पास है कुछ नहीं, हम सबको बांट रहे हैं, सबको हम बांट लगे हैं, तो हम क्या कहेंगे? तो सबको इससे हम क्या देंगे? 0 ही देंगे, कुछ है ही नहीं और नहीं होता, सबको दे दिया तो हम क्या देंगे? 0 हो जाएगा हमारा। तो ये भी एक क्या परिमेय संख्या, क्योंकि क्यू का मान 0 नहीं है, 0 भी एक परिमेय संख्या होती है, और जो हमारा वन है, हर है, वो क्यू 0 के बराबर नहीं है। अब इसके बाद हम बात करते हैं 1/0 की, और बात करते हैं 0/0 की। तो 1/0 का मतलब क्या है? सबसे पहले समझिए, हमारे पास रुपए तो बहुत है, रुपए तो बहुत हैं, संपत्ति अनलिमिटेड है, किसी के पास संपत्ति अनलिमिटेड हो, लेकिन वो बांट कितने व्यक्ति में रहा है? 0 व्यक्ति में बांट रहा है। 0 का मतलब वो बांट ही नहीं रहा, जो है उसके पास वही रह रहा है, यानी इसे हम अपरिभाषित कहेंगे, यानी अनडिफाइंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनडिफाइंड। इसे हम कहेंगे अनडिफाइंड। क्यों कहेंगे? क्योंकि रुपए हमारे पास तो बहुत है, जैसे हम लोग मान लो 25 कर लिए और 25/0 किया हमने, तो 25 थे, 0 लोगों में बांटना है, तो क्या बटेंगे? जो है वही रहेगा, मतलब कहने का अपरिभाषित रहेगा। अब 0/0 का मान, अभी हमने कहा कि पूर्णांक बटे पूर्णांक अगर नेचर के साथ है, सेम नेचर के साथ, तो मान 1 आता है। तो 0/0 का मान क्या आ सकता है? सबसे पहले देखिए, इसके अकॉर्डिंग, अगर हम इसके अकॉर्डिंग बात करें तो मान आ सकता है हमारा 1, बिल्कुल सही। अगर हम इसके अकॉर्डिंग बात करें, समझना थोड़ा ध्यान से, 0 ये मत देखो, हमने कहा अगर ऊपर 0 है और अंश में कोई भी संख्या लिख दें, हम इतनी लिख दें, तब भी कितना आएगा? 0। मतलब कहने का यहाँ कुछ भी रखें हम, फिर भी हमारा 0 आएगा। तो यानी अगर हम इसे हटा दें या कुछ भी रखें हर में, तो भी कितना आएगा? 0 आएगा। अब चलो एक बात और खत्म हुई, एक हमने यहाँ से निकाला रूल। क्या निकाला? कि अगर जैसे हमने कहा कि ऊपर 20 है, नीचे 0 है, तब भी इन्फिनिटी आएगा। 45 को कर दे, 0 कर दे, तब भी इन्फिनिटी आएगा, यानी अनडिफाइंड आएगा। तो कहने का मतलब यहाँ पहले सबसे पहले इसे समझ लीजिए, ऊपर नीचे समान है तो मान 1 रखा हमने। इसके अकॉर्डिंग गए कि हमने कहा कि 0/5 है तब भी 0 आएगा, 0/0 है तो मतलब अगर अंश 0 है तब भी 0 आएगा। अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें कि 2/0 करें या 5/0 करें या 15/0 करें, तब भी कितना आएगा? इन्फिनिटी आएगा। यानी अगर बटे में 0 है तो हमारा अनडिफाइंड आता है, तो यहाँ भी बटे में 0 है तो हमारा अनडिफाइंड आएगा। तो यानी इसके 3 मान आ रहे हैं। कितने मान आ रहे हैं? 3 मान। जैसे कि हम कोई एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जब हमें आंसर नहीं पता है, हमें तीनों ऑप्शन क्लियर लगते हैं, तो हम अनसर्टेन हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? हम निश्चित ही नहीं है कि हम कौन से पे टिक लगाएंगे। उसी प्रकार हम यहाँ क्लियर ही नहीं कर पा रहे कि हमारा आंसर कौन सा सही है, यानी हम यहाँ अनसर्टेन है, अनसर्टेन है यानी अनिश्चित है। समझ लीजिए हमने क्या बताया, जैसे हमारे पास एमसीक्यू है और हमें पता ही नहीं कि इस 4 ऑप्शन में कितने सही है या सही नहीं है, कौन सही है। जब हम अनिश्चित है, क्लियर ही नहीं कर पा रहे कौन सही है, तो अनसर्टेन है। जब अनसर्टेन है, इसी प्रकार इस क्वेश्चन में हम अनसर्टेन है कि 1 आएगा या 0 आएगा या इन्फिनिटी आएगा, ये पता ही नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे? ये भी अनसर्टेन। अनडिफाइंड और अनसर्टेन में ये मतलब होता है, अनडिफाइंड का मतलब ये है कि हम ज्ञात नहीं कर सकते, सॉल्व नहीं, लेकिन अनसर्टेन का मतलब हम निश्चित नहीं कर सकते हैं। ठीक, ये डिफरेंस होता है। तो ना 1/0 ना 0/0 हमारा क्या है? अब जब हम अनडिफाइंड और अनसर्टेन है तो ये संख्या अपरिमेय होंगी और ये संख्या कैसी होंगी? परिमेय होंगी। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए हम कुछ और फैक्ट्स की बात करते हैं। सम, इवन और विषम ऑड, इसकी बात करते हैं। इवन और ऑड के बारे में बात करते हैं, इसके कुछ फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं। दो सम मतलब सम संख्याओं का सम हमेशा सम होता है, विषम संख्याओं का सम भी हमेशा सम होता है। कहने का मतलब सम संख्याएं प्लस सम संख्याएं बराबर सम संख्याएं होती है। पहला फैक्ट तो ये है, मतलब इवन प्लस इवन
इवन प्लस इवन नंबर इक्वल इवन नंबर ही होता है। कहने अब कैसे आपको होता है, जैसे हमारा 4 हमारा एक सम संख्या है और हमने कहा 8 भी एक सम संख्या है, 4 और 8 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 12, तो 12 भी हमारी क्या है एक सम संख्या है। यानी सम संख्याओं का सम हमेशा कैसा होता है, एक मतलब सम संख्याओं को जोड़ें तो हमेशा क्या निकलेगा, सम निकलेगा। अगर हम बात करें विषम संख्याओं की, विषम संख्याओं प्लस विषम संख्याएं बराबर हमारी सम संख्याएं होती हैं। योग भी बात होती है, एक चीज हम आपको और बता दें, अंतर की भी बात होती है। योग और अंतर दोनों ही, अगर जैसे हम 9 जैसे हम करें 8 और हम लिखें यहाँ 6, तो 8 भी सम संख्या, 6 से और घटाएंगे तब कितना निकलेगा 2 निकलेगा। यानी जोड़े तब भी 2, जोड़ेंगे तब भी सम निकलेगा, घटाएंगे तब भी। इसी प्रकार विषम की बात होती है, जैसे 9 प्लस 6, 9 प्लस 5, 9 भी विषम है 5 भी विषम है, तो हमारी क्या निकलेगी 14। यानी सम, विषम और विषम को जोड़ेंगे तो क्या निकलेगा, सम संख्या निकलेगी, घटाएंगे तब क्या निकलेगा 4। यानी जोड़ेंगे तब भी सम निकलेगी और घटाएंगे तब भी क्या निकलेगी, सम निकलेगी। यानी विषम विषम को जोड़े या घटाए तब भी हमारी कौन संख्या प्राप्त होती है, सम संख्या प्राप्त होती है। कह सकते हैं कि ऑड प्लस ऑड बराबर ऑड, ऑड नंबर प्लस ऑड नंबर। एक और फैक्ट है कि अगर हम सम प्लस विषम को जोड़ दें तो हमारी हमेशा विषम संख्या प्राप्त होगी। सम और विषम को जोड़ दें तो हमारी हमेशा विषम संख्या प्राप्त होगी। मतलब इवन प्लस ऑड बराबर ऑड। तो एक एग्जांपल बताएं, जैसे हमारी सम 6 है और 9 हमारी विषम है, इनको जोड़ेंगे तो जो संख्या आएगी वो कैसी आएगी, विषम आएगी। इनका अंतर करेंगे तब भी विषम आएगी, जोड़ें या घटाएं तब भी क्या आएगी, विषम आएगी। एक चीज और आपको बता दें, जैसे 2 और प्लस 2, -2 भी एक सम संख्या, प्लस 2 भी, चिन्ह से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर 2 4 6 8 और 0 आता है अंत में तो वो सम संख्या होती है, और 1 3 5 7 9 आता है तो वो हमारी विषम संख्याएं होती हैं। चलिए हमने इसके बारे में आपको बताया, ये स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब हम नया अब आ रहे हैं टॉपिक लेकर, इसमें ला रहे हैं संख्या प्रणाली नंबर सिस्टम में रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर यानी संख्याओं का प्रदर्शन, संख्याओं का प्रदर्शन। रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर, संख्याओं के हम प्रदर्शन की बात करते हैं तो देखो कैसे संख्याओं का प्रदर्शन होता है। सबसे पहले संख्याओं के प्रदर्शन को 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है हमारा पूर्णांक भाग, एक होता है हमारा पूर्णांक भाग, एक होता है हमारा भिन्नात्मक भाग, भिन्नात्मक भाग। एक होता है हमारा पूर्णांक भाग, एक होता है हमारा भिन्नात्मक भाग। तो पूर्णांक भाग की हम बात करते हैं, जैसे हमने कोई लिखा 2 3 5 दशमलव 1 2 7, दशमलव से जो पहले का हमारा ये है पूर्णांक भाग, और दशमलव के जो बाद का होता है वो होता है हमारा भिन्नात्मक भाग। आपने अगर देखा होगा कि बैंक की पासबुक चेक करते हैं, बैंक की पासबुक जब देखी होगी, खुद सबके अकाउंट हैं, तो उसमें लिखा होता है 100.00, 100.00 यानी रुपए को ऐसे लिखते हैं। तो जो ये वाला हमारा भाग है वो पूर्णांक भाग है, जो ये वाला भाग है वो हमारा कैसा है, भिन्नात्मक भाग है। बैंक की पासबुक देखी होगी, ये पूर्णांक भाग है और ये वाला हमारा कैसा है, भिन्नात्मक भाग है। संख्याओं को 2 भागों में बांटा गया है। अब एक चीज हम आपको और बता दें कि जो क्वेश्चन में आ सकता है कि भिन्नात्मक भाग का मान हमेशा 1 से छोटा होगा, भिन्नात्मक भाग का मान हमेशा 1 से छोटा होगा। देख लीजिए आप यहाँ, इसे हम ये भिन्नात्मक भाग का मान क्या, 0.127, 1 से छोटा है, यानी भिन्नात्मक भाग का मान हमेशा 1 से छोटा होगा। और पूर्णांक भाग ये यानी दशमलव से पहले को पूर्णांक, दशमलव के बाद को भिन्नात्मक भाग कहते हैं। ओके, अब संख्याओं को 2 प्रदर्शन के आधार पर, ये तुमने पूर्णांक और भिन्नात्मक भाग की बात की। हम बात करते हैं स्थानीय मान और जातीय मान की।
स्थानीय मान और जातीय मान की हम बात करते हैं। स्थानीय मान और जातीय मान, जातीय मान, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। आप सबने स्थानीय मान पढ़ा होगा, क्लास 6, 7, 8 में आते हैं स्थानीय मान, लेकिन जातीय मान के बारे में नहीं पता होगा। हमने आपको बताया जो मैथ पढ़ा रहे हैं अर्थमेटिक, वो बेसिक से स्टार्ट करें, जीरो से। अब जो नेक्स्ट वीडियो हमारी आएगी उसमें आपको विभाज्यता के नियम इतने अच्छे से समझाएंगे कि आपको लगेगा कि आप समझ में आया। स्थानीय मान और जातीय मान, पहले स्थानीय मान की हम बात करते हैं। जैसे कि हमने कोई संख्या लिखी 2, 3, 5, 7, ये लिखिए, ये इकाई का अंक है, ये दहाई का, ये सैकड़ा का, ये हजार का, आप लोग भी जानते हैं। तो इसका स्थान 7 है, इसका क्या है, इसे हम लिख सकते हैं 5, 50, इसे लिख सकते हैं 300, और इसे लिख सकते हैं 2000। यानी इसका, इसे हम लिख सकते हैं 7 × 10⁻⁴, इसे लिख सकते हैं 5 × 10⁻⁴, इसे लिख सकते हैं 3 × 10⁻², इसे लिख सकते हैं 2 × 10⁻3। हमने आपको कल भी बताया था, मतलब प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, जब मेरी आई थी, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराएंगे, कि संख्याओं का जो आधार होता है वो 10 होता है। क्यों होता है कि संख्या कुल हमारे जो अंक होते हैं वो 10 ही होते हैं। 0 से लेके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी कुल जो हमारे अंक होते हैं वो 10 होते हैं। इसीलिए हमने संख्याओं के जो आधार की बात की थी वो 10 होती है। यानी जो 7 का स्थान है वो 0 पर है, 10 का 1 पर यानी दहाई का हो गया, इसे देखो सैकड़ा का हो गया, ये हजार का स्थान हो गया। यानी संख्याओं के स्थान की बात की थी, आधार जो होता है 10 होता है। चलिए, अब स्थानीय मान और जातीय मान, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। अब हम देखते हैं कि इसे हमने यहाँ लिखा, और यहाँ बात कर रहे हैं 1, 2, 5। अच्छा, इसके आगे हमने और देखा कि ये क्या है, तो दशमलव के बाद है, तो इसे लिखेंगे 0.1, इसे लिखेंगे 0.02, इसे लिखेंगे 0.005। यानी इसे हम कह सकते हैं 1 × 10⁻⁻1, इसे बोल सकते हैं 2 × 10⁻⁻2, इसे बोल सकते हैं 5 × 10⁻⁻3। यानी ये हमारा 10वां भाग है, ये 100वां है, और ये 1000वां भाग है। तो यानी ये भाग का मतलब भिन्नात्मक भाग है, ये पूर्णांक भाग है। समझ में आया होगा आपको, ये भिन्नात्मक भाग है और ये पूर्णांक भाग है। चलिए, हम एक क्वेश्चन लगवा रहे हैं आपको। जैसे कि हमने बोला, हाँ, जातीय मान के बारे में बता दें। जो जातीय मान होता है, जातीय मान प्रत्येक अंक का वही होता है। कहने का मतलब ही आपको समझ में आएगा। इसका मतलब जैसे हमने बात की 2, 3, 4, 5, 3 का जातीय मान बताओ, 3 का जातीय मान, तो 3 का जातीय मान जो हमारा होगा वो 3 होगा। अगर हम 3 के स्थानीय मान की बात करें तो क्या होगा, 2 0 हैं, यानी 300 हो जाएगा। स्थानीय मान 300 हो जाएगा और जातीय मान हमारा 3 ही रहेगा। तो ये जैसे क्वेश्चन दे दिया 9, 7, 6, 5.283 बराबर 9a + 7b + 6c + 5d + 2e, इतना ही ले + 8f, ये ले लिया। सवाल ने कहा कि a + c + e का मान ज्ञात करो। a + c + e का मान, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तुरंत जब आप ऐसे क्वेश्चन देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये अलजेब्रा की क्वेश्चन है, बट ये क्वेश्चन अलजेब्रा के नहीं है, ये क्वेश्चन स्थानीय मान के है। 9, 7, 6, 5.28, ये इस प्रकार से लिखा है। तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि इसके स्थानीय मान की बात, a + c + हम यहाँ लिख रहे हैं, हमें योग ज्ञात करना है। तो जो 9 है,
इसे लिख सकते हैं 9 गुणे 10, 1 2 3, 10 की पावर 3, ये लिख दिया। प्लस इसे लिख सकते हैं हम 7 गुणे 10 की पावर 2 पर है, ये है हमारा प्लस 6 गुणे 10 की पावर 1 पर है। इसे लिख सकते हैं प्लस 5 गुणे 10 की पावर 0 पर। प्लस इसे लिख सकते हैं 2 गुणे 10 की पावर -1, इधर चलेंगे सुन लो ध्यान रखना, इधर जैसे 1, इधर 10 की पावर -1, 10 की पावर -2, इधर 10 की पावर 0 होता है, ऐसे चलते हैं। इधर 10 की पावर 1 होता है, 10 की पावर 2 होता है, यानी ये इकाई होता है, ये दहाई होता है, ये सैकड़ा होता है, ये दशमलव के बाद की बात है, ये दसवां भाग होता है, दसवां ये 100वां होता है, ऐसे चलते हैं। दशमलव के बाद इधर ऐसे इस टाइप के 1 अंक बाद दशमलव, तो 10 की पावर -1, 2 अंक, तो इसे लिख सकते हैं हम 8 को 8 गुणे 10 की पावर -2। अब इधर देखिए 9a प्लस 7b प्लस 6c प्लस 5d प्लस 2e प्लस ABCDEF 8 है। तो सबसे पहले देखिए कि 9a, इधर 9 का अंक क्या है, a है, इधर 9 का क्या 10 की पावर 3 है, a बराबर निकलेगा 10 की पावर 3 मतलब 1000। इधर 7b है, अब b इधर 7 का मान b इधर क्या है 10 की पावर 2 है, 10 की पावर 2 मतलब 100। इधर c का मान क्या है 10, इधर 6, इधर 6c, इधर कितना है 6 ढूंढेंगे, 6 कहाँ 6 गुणा 10 की पावर मतलब 10 की पावर 1, इस प्रकार 10 आया। अब इन सबको इसी प्रकार e देख लीजिए, e2 कहाँ है e है, यानी e का मान जो निकलेगा 10 की पावर -0 है। अब किन्हें जोड़ना हमें a प्लस c प्लस e को जोड़ना है। a का मान 1000, c का मान 10 प्लस e का मान 0.1, तो हमारा जो जुड़ के तैयार होगा वो ये होगा, ये आंसर हमारा आ जाएगा, यानी यहाँ लिख दें हम, ये आंसर आ जाएगा। अब एक चीज़ और समझनी होगी, जो जैसे हम यहाँ लिख देते, तो सपोज करो यहाँ हम 7a लिख देते, यहाँ 9b लिख देते, तब भी ध्यान रखना होगा, जो यहाँ हमने क्या लिखा 7a और यहाँ हम लिख दिया 9b, तो 7 का मान क्या a है। अब जो a का मान हम रखेंगे, a का मान अब ये वाला रखा जाएगा, यानी a बराबर जो निकलेगा 10 की पावर 2 निकलेगा। तो आज की वीडियो में यही रखते हैं हम। कोई आपको समझ में आया हुआ स्थानीय मान के बारे में हमने बताया, बेसिक से स्टार्ट करेंगे हम। तो नंबर सिस्टम की बात, अब जो नेक्स्ट वीडियो हमारी आएगी उसमें आपको हम बताएंगे विभाज्यता के नियम के बारे में। अच्छे कंटेंट आपको लग रहे होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी आ रही पसंद लग रही हो तो लाइक कर दें, चैनल पर नए और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।